हाँ जी बेटा, अभी हम क्विकली डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जब मैं बात कर रहा हूँ दो तरह का प्रोडक्ट है, डॉट एंड क्रॉस, तो मेरा मतलब है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, ना कि वेक्टर को स्केलर से। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्शन वही रहेगी जो आपके वेक्टर की डायरेक्शन थी, राइट। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। सिमिलरली स्केलर को वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी है, बिकॉज रियल नंबर प्योर नंबर है, उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्शन वही बनी रहेगी जो वेक्टर की है। अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। ये यहां पे लेफ्ट कॉलम में मैंने यहां पे इंडिकेट किया डॉट प्रोडक्ट और राइट साइड पे हमने लिखा हुआ है यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं वन बाय वन सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा कि डॉट क्या है, क्रॉस क्या है। देखो जो डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दिस डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट। किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। डिटरमिन कैसे करेंगे? अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपको पता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच में एंगल पता है, तो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, राइट। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्शन कोई होगी नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क डन कैसे डिटरमिन किया जाता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेकर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स हैं और वर्क डन स्केलर है, तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर। सिमिलरली जो पावर है, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये अगले स्टेप में हमने दिया यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो देखिए बेटा पावर क्या होती है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर्स हैं, फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर आ गया, वो भी स्केलर है। तीसरी एग्जांपल मैंने दी है फ्लक्स की, हालांकि ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट चलिए एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये किसका डॉट प्रोडक्ट है? ई और ए वेक्टर का, एरिया वेक्टर। कभी कभी हम एरिया को एज अ वेक्टर लेते हैं, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट ये एग्जाम्पल्स दे रहा था कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, राइट। उसके बाद बेटा अब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों बराबर होंगे। आप खुद देखिए, ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए क्या? बी ए कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, दोनों बराबर हुए कि नहीं? तो ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। सो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, राइट। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नॉर्मली पे जब हम प्रोडक्ट लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, तो यहां पे ए वेक्टर डॉट सम ऑफ बी एंड सी, रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये मीनिंग है इस चीज का कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, राइट। इसके आगे क्विकली बढ़ते हैं बेटा अगली प्रॉपर्टीज पे। अगली प्रॉपर्टी में यहां पे हमने डिस्कस किया ए, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन ए डॉट बी इज जस्ट इक्वल टू ए बी। अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो ए डॉट बी क्या होना चाहिए? ए बी। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। दोनों पैरेलल है, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है? 1। सो ए डॉट बी इज जस्ट इक्वल टू ए बी अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है। अगर ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते, डायरेक्शन ऑपोजिट होती, थीटा 180 होता, तो ए डॉट बी क्या हो सकता था? माइनस ए बी, बिकॉज कॉस 180 इज -1। वेरी सिंपल। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है ए डॉट ए इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, बिकॉज ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ ए और बी दोनों ए हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो, अपने आप के साथ एंगल कितना बनाएगा? वेक्टर ए जीरो, तो cos 0 1 होता है, तो a डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी 0 होना चाहिए, बिकॉज उन दोनों के बीच में थीटा 90 होगा, थीटा 90 होगा तो cos 90 क्या होता है? 0, राइट।
तो कॉमन सेंस की बात है, अगर थीटा 90 है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है, बेटा प्रूव कीजिए दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो आप सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए और चेक कीजिए क्या वो 90 आ रहा है कि नहीं। अगर वो 90 आ जाता है, पक्की बात है ये दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो ये कहानी थी डॉट प्रोडक्ट की। इसमें और चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। पहली चीज, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप लोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आ रहा था। एग्जांपल दिया मैंने, टॉक वेक्टर इज आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर है, एफ वेक्टर है, और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो हमें मिलता है टॉक। टॉक इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। होता क्या है, इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां था डॉट में ए बी कॉस थीटा, यहां पर ए बी साइन थीटा है, लेकिन सिर्फ ए बी साइन थीटा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वेक्टर इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए मैंने यहां पे यूनिट वेक्टर लगाया, दैट इज एन कैप, ठीक है। तो यहां पे हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा है, एन कैप। अब एन कैप की डायरेक्शन क्या है पता तो होना चाहिए। सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, वो तो चलिए दिख रहा है हमें कि कैप लगा हो तो इट्स अ यूनिट वेक्टर। इट्स अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे दो पॉइंट्स हमेशा कॉलिनियर होते हैं, वैसे ही अगर सिर्फ दो वेक्टर्स आपके पास, ये हमेशा कोप्लेनर होंगे, किसी ना किसी एक प्लेन पे ये लाई कर रहे होंगे। अब जिस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन है यहाँ पर, जिस प्लेन पे ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये कहीं इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ये दोनों इस प्लेन पे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। वही हमने कहा एन कैप की डायरेक्शन क्या है, इट्स अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। एनीवे, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है कि जब भी आप कोई प्लेन देखेंगे, कोई प्लेन अपने सामने इमेजिन कीजिए, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दो हो सकती हैं। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपके सामने, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकती है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। अब ये कैसे पता चलेगा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? तो इस डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम यहाँ पे एक रूल यूज करते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे यहाँ पे आपके सामने दो वेक्टर्स हैं, तो बेटा यहाँ पर पहले अपनी फिंगर्स को रखिए। राइट हैंड थंब रूल आपने क्लास 10th में भी यूज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के लिए। तो अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले, जो चारों फिंगर्स को स्ट्रेट रखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन में, फिर उनको कर्ल कीजिए वेक्टर बी की तरफ। ए से बी की ओर कर्ल करना है, पहले ए की तरफ रखना है, ए से बी की ओर कर्ल करना है। तो वो जो आपका थंब होगा, वो थंब जो डायरेक्शन पॉइंट करेगा, थंब जो भी डायरेक्शन पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन को, वही डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, राइट। अब यहां पर आप एक चीज चेक कर सकते हैं इसी से, या राइट हैंड स्क्रू रूल। मान लीजिए ये जो वर्टिकल लाइन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपने एक स्क्रू रखा। अब आप उस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाएंगे, डिपेंड करता है कि आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं कि बी क्रॉस है। जैसे इस केस में आप ए क्रॉस बी ले रहे हैं, तो ए से बी की ओर। तो अगर किसी प्लेन के ऊपर इमेजिन कीजिए आप एक स्क्रू रख के एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो वो नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा? जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा, वही डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी वेक्टर की, राइट। तो इस तरह से आपको ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। क्विकली बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो बेटा ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं हो सकते, हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या था? मैग्नीट्यूड ही था ना। डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर लगाया था एन कैप। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, दोनों किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। फिर फर्क क्या है दोनों में? जब आप बेटा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, आप ए क्रॉस बी करके रखो, पहले फिंगर्स को ए की तरफ रखो, फिर बी की ओर पॉइंट करो, बी की ओर कर्ल करो, देन थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट या दिस यूनिट वेक्टर एन कैप। फिर अगली बार बी की ओर रखो फिंगर और फिर उनको ए की तरफ कर्ल करो, तो आप देखोगे दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही होगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्टेड होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रहे हैं।
सो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, राइट। जस्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ए क्रॉस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, राइट। अगली प्रॉपर्टीज बेटा कॉमन सेंस से क्लियर हो जाएंगी। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा, देन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज अ नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। पैरेलल है, थीटा जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि नल वेक्टर। सो ए क्रॉस ए, जैसे किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिखाया था, अपने आप के साथ डॉट लेंगे तो क्या आएगा? किसी वेक्टर का अपने आप के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा जीरो आना चाहिए, दैट इज नल वेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं आगे बेटा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? जस्ट उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के इक्वल, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी इंटू साइन थीटा। अब ये भी यहाँ हमने डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा, ये वाला ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है। तो जब थीटा 90 होगा तो साइन की वैल्यू हाईएस्ट होती है, साइन 90 इज 1। तो इसलिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज जस्ट इक्वल टू ए बी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर से आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। अब हम यूनिट वेक्टर्स को लेके यही प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। अभी अभी हमने कहा था ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में एंगल जीरो होगा। सिमिलरली आई डॉट आई करें, जे डॉट जे करें या के डॉट के, ये तीनों 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि आई जे और के तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ए डॉट ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सो इन तीनों के केस में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तीनों क्या होंगे? 1, राइट। वैसे आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें या के डॉट आई करें, ये हमेशा जीरो होगा। जैसे अभी पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया, किन्हीं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो, राइट। अब यहां पर आ जाएं अगर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि थीटा जीरो है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए क्रॉस ए जीरो होता है। तो यहां हम यूनिट वेक्टर्स को लेके वही रूल दोबारा अप्लाई कर रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखें, अगर किन्हीं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस लें, आई क्रॉस जे लें, तो आई क्रॉस जे होना चाहिए बेटा के कैप। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ डायग्राम में इंडिकेट की आपके सामने, ये देखिए ज़रा आप इसको, यहाँ एरोज लगाए हैं क्लॉकवाइज, मतलब आई क्रॉस जे लेंगे तो क्या आना चाहिए? आई क्रॉस जे अगर आप लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये के कैप आ जाना चाहिए, ठीक है। जे क्रॉस के लेंगे तो वो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई लेंगे तो वो जे कैप आ जाना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से उल्टा चल पड़ते हैं आप, मान लीजिए आप क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आई क्रॉस के अगर आप लोगे तो आई क्रॉस के शुड बी इक्वल टू माइनस जे कैप, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, देखो तीन तो हैं, तीन में से किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हो, तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। लेकिन अगर आप उल्टा चलते, के क्रॉस जे करते हैं, मान लो के क्रॉस जे, उल्टा चल रहे हैं अब आप, तो उल्टा चलेंगे तो ये क्या आ जाना चाहिए? माइनस आई कैप, राइट। क्यों ऐसा लिखा मैंने? देखो अभी अभी कहा था, या बेसिक ले लो, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए मैंने लिखा 1 इंटू 1 इंटू, अब इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। सो आई और जे किस प्लेन में है? एक्स वाई में। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? के कैप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया आई क्रॉस जे इज के, वैसे आप बाकी भी प्रूव कर सकते हैं, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, राइट। चलिए ये पार्ट हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर वेक्टर्स आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हैं, सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बी वेक्टर गिवन है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये वेक्टर्स गिवन है तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, हमें एंगल्स नहीं गिवन। उल्टा हम ये कर सकते हैं कि एंगल डिटरमिन कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उनके बीच का एंगल क्या है? तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो बेटा देखिए, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? सिंपली x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। x1
ये देखो x1 x2 आई कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में करो और के कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो और तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत सिंपल है। कैसे आया ये हमारे पास? तो बेटा अगर आप इसको करके देखें a डॉट बी, तो ये a वेक्टर है कार्टेशियन फॉर्म में, मैंने ये लिख दिया a वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में, डॉट b वेक्टर, ठीक है। नो, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जैसे नॉर्मली आप एडिशन करते हैं, पहले x1 के साथ तीनों को एक्सपेंड करो, फर्स्ट टर्म के साथ x1 आई कैप से तीनों को मल्टीप्लाई करो इन तीनों टर्म्स को, अगली बार y1 जे कैप के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करो, अगली बार z1 के कैप के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहली टर्म आ रही है x1 x2, सबसे पहली टर्म क्या आ रही है? x1 x2 i डॉट आई, क्योंकि डॉट तो वेक्टर्स के बीच में लगेगा ना, x1 x2 तो सिंपली मैग्नीट्यूड है। उसके आगे बढ़े x1 y2 और ये है i, यहाँ पे ये i, इसमें i कैप है और इसमें j कैप है, ठीक है, i डॉट j। सिमिलरली प्लस x1 z2 i डॉट k। फिर वैसे ही y1 के साथ तीनों को एक्सपेंड करो, ये आ जाएंगी तीनों टर्म्स, y1 x2 j डॉट i, y1 y2 j डॉट j, y1 z2 j डॉट k। सिमिलरली अब इस तीसरी टर्म के साथ इसके साथ एक्सपेंड करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, z1 x2 k डॉट i, z1 y2 k डॉट j प्लस z1 z2 k डॉट k। तो ये आ रहा है। अभी हमने यहाँ ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे ये हमने चीज़ डिस्कस किया है, i डॉट j डॉट k डॉट i 0 होंगे, सिर्फ i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा और k डॉट k 1 होगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे सिर्फ इस टर्म में यहाँ पे i डॉट i आ रहा है, यहाँ j डॉट j है, यहाँ k डॉट k, तो सिर्फ ये तीन टर्म्स बचेंगी, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट i डॉट i 1 होगा, तो यहाँ से क्या बचा? x1 x2, यहाँ से क्या बचा? y1 y2, यहाँ से बचा z1 z2, बाकी सारी टर्म 0 हो चुकी होंगी। एज अ रिजल्ट इसका डॉट प्रोडक्ट ही आ जाना चाहिए, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, राइट। सो बहुत सिंपल है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट लेना सबसे ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। इनफैक्ट इसकी हेल्प से हम एंगल डिटर्मिन कर सकते हैं, आगे बताता हूँ कैसे। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ a डॉट बी किया, वैसे आप a क्रॉस b कर सकते हैं। आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ ये जिन ब्रैकेट्स में, जैसे यहाँ i डॉट i है तो इसकी जगह i क्रॉस i हो जाएगा। अब i क्रॉस i क्या होता है? 0। ये j क्रॉस j होगा, ये भी टर्म 0, ये k क्रॉस k होगा, तो ये तीनों टर्म्स जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी क्रॉस होगा तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब i डॉट j क्या होता है? k कैप होता है, i डॉट j k कैप होता है और j डॉट i माइनस k कैप होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस k कैप और इसकी जगह आएगा माइनस k कैप, ठीक है। तो देखो ये वही दो टर्म्स हैं, x1 y2 माइनस x2 y1 और k कैप हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ देखो i डॉट k क्या होना चाहिए? इस रूल के अकॉर्डिंग i डॉट k, क्योंकि आप उल्टा चल रहे हैं तो ये माइनस j होगा और यहाँ k डॉट i ये प्लस j होगा, ठीक है। सो z1 x2 इन माइनस z2 x1 इंटू j कैप, ये टर्म आ गई। वैसे ही तीसरी टर्म ये आ जाएगी y1 z2 माइनस y2 z1 i कैप, ठीक है। हाँ, इसको अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा शॉर्टकट है बेटा, इस फॉर्म में लिखिए। आपको a क्रॉस b चाहिए ना, ये दो पैरेलल बार्स लीजिए, उनके बीच में पहली रो में लिखिए i j और k, दूसरी रो में लिखिए, अब a क्रॉस b कर रहे हैं, पहले क्या आ रहा है? a, तो a में i j और k के जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब x1 y1 और z1, ये यहाँ पे लिखिए, और b वेक्टर में जो तीनों कोफिशिएंट्स है x2 y2 z2 वो आप नीचे लिखिए, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। फिर आप इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले पहली रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, हम लेते हैं i कैप, तो i कैप के साथ ब्रैकेट लगाइए, इस ब्रैकेट में क्या फैक्टर आना चाहिए? अब ध्यान से सुनिए, जिस रो पहली रो में i कैप है और जिस कॉलम में i कैप आ रहा है, इनको आप हाइड कर दीजिए, इनको छुपा लीजिए। अब बचेंगे ये, इनको करो आपस में क्रॉस, y1 को मल्टीप्लाई करो आप z2 से और उसमें से माइनस कर देना y2 z1। देखो यही आ रहा है y1 z2 माइनस y2 z1, y1 z2 माइनस y2 z1, तो यहाँ पर आ जाएगा y1 z2 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी, तो पहली टर्म आएगी ये। अब आई बारी दूसरी टर्म की, तो यहाँ आप जे कैप के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। अब जिस रो और जिस कॉलम में जे कैप है आप उसको कर दें हाइड,
बचेंगे 4 एलिमेंट, इनको करना है क्रॉस और फिर करना माइनस, जैसे हम पिछले स्टेप में कर रहे थे। बट इसके अगली रो से शुरुआत करनी है यहाँ से, तो Z1 इंटू x2, इनको क्रॉस करो, अगली रो से स्टार्ट करना है Z1 इंटू x2 माइनस Z2 इंटू x1, तो Z1 x2 माइनस Z2 इंटू x1 इंटू जे कैप आ गया, राइट। प्लस अब आई तीसरी टर्म यहाँ पे है के कैप वाली, तो के कैप जिस रो और जिस कॉलम में के कैप आप उसको हाइड कर दें। अब क्रॉस करो, x1 को मल्टीप्लाई करो y2 से और उसमें से माइनस कर दो x2 y1, तो यही आ रहा है x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये एक सिंपल तरीका था इसको एक्सपेंड करने का। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप इस तरीके से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार अच्छे से चेक कर लो। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, राइट। अगला पार्ट है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और पर्टिकुलरली कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो वेक्टर्स दे दिए जाएं तो उनके बीच का एंगल हम कैसे डिटरमिन करें। बिल्कुल सिंपल है बेटा, या तो ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो। ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, इट इज़ ईजियर टू यूज़। क्यों ईजी, अभी समझ आ जाएगा। देखो cos थीटा शुड बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि a डॉट b क्या होता है, a डॉट b इज a b cos थीटा, तो cos थीटा होगा a डॉट b अपॉन a b, राइट। सिमिलरली अब a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है a b साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए बी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां से आपको cos थीटा की वैल्यू मिलेगी और यहां से साइन थीटा की। तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर, cos इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर यहां पे आ रहा है, ये जो मैं ग्रीन कलर से एनक्लोज कर रहा हूं, और यहां साइन इनवर्स ऑफ दिस फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन थीटा या cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके आप एंगल डिटरमिन कर सकते हैं दो वेक्टर्स के बीच में। बट मैं अभी आपको कह रहा था बेटा cos थीटा वाला फॉर्मूला प्रेफर करो। क्यों कह रहा हूं cos थीटा वाला फॉर्मूला प्रेफर करो, पर्टिकुलरली अगर कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर्स आपको गिवन हैं तो आप यही फॉर्मूला प्रेफर कीजिए। देखिए जब भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होते हैं तो अभी बताया था पिछले पार्ट में, डॉट प्रोडक्ट लेना बहुत ईजी है। वो क्या है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, सिंपल सी बात है। और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग से क्या होगा, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो अगर विजुअलाइज करके देखो, कोई एग्जांपल लेके देखो कि दो वेक्टर्स इस तरह से गिवन है, तो ये बहुत ईजियर रहेगा। क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी पिछले पेज पे मैंने आपको दिखाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। वो पहले पैरेलल बार्स में आप रखेंगे, एक्सपैंड करेंगे, फिर वो आई जे के की टर्म्स में आएगा, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड डिटरमिन करेंगे। तो उसकी बजाय आप इसको प्रेफर करें, ठीक है। दिस फॉर्मूला शुड बी प्रेफर्ड, राइट। हाँ, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पक्की बात है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। कभी कहा जाए प्रूव कीजिए वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो आप प्रूव कर दो ए क्रॉस बी, डिटरमिन करो, देखो क्या जीरो आता है कि नहीं आता है, सिंपल, राइट। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अब आपको ये कहा जाता है कि आप वेक्टर ए का कंपोनेंट डिटरमिन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। अगर ये वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आप किस तरह से करेंगे। अगर तो डायग्राम में गिवन है तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ले लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये इस ए वेक्टर का कंपोनेंट है बी वेक्टर के डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड वाइज है ये ए कॉस थीटा, और अगर डायरेक्शन भी बतानी है आपको तो इनटू बी कैप कर दो, यूनिट वेक्टर लगा दो, क्योंकि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जैसे मैंने डायग्राम में इंडिकेट किया, दिस इज बी कैप। बी कैप इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो चलिए सबसे पहले स्केलर कंपोनेंट, ये तो क्या डायग्राम थी। तो अगर आपको दोनों वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी कैप, ए वेक्टर बट मल्टीप्लीकेशन कौन सी, डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए का कंपोनेंट चाहिए बी की डायरेक्शन में, ए का कंपोनेंट चाहिए बी की डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर, ए पूरा वेक्टर लेंगे और बी का यूनिट वेक्टर लेंगे। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, बी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। कैसे आया ये, किस बेसिस पे आया, बिल्कुल सिंपल है भाई। यहां मैंने स्केलर कंपोनेंट भी निकाला है सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज, और अगली बार वेक्टर कंपोनेंट भी डायरेक्शन भी इंक्लूड किए। तो पहले जब स्केलर कंपोनेंट की बात करें, हम जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज इसका कंपोनेंट, अगर यहाँ एंगल थीटा इन दोनों के बीच में,
तो ये क्या होना चाहिए, a cos थीटा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखो a cos थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, ab cos थीटा अपॉन b, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को b से मल्टीप्लाई किया, या ऐसा कर लो b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो ab cos थीटा न्यूमरेटर में, क्या हम उसको लिख सकते हैं a डॉट b, ab cos थीटा इज a डॉट b, सो इट इज a डॉट b अपॉन b, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा, b कैप होगा कि नहीं, तो इसकी जगह पे b कैप आ जाना चाहिए। जब इसकी जगह पे b कैप आ गया, इस फैक्टर की जगह पे b कैप आ गया, तो अपने आप ये क्या बन जाना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू a वेक्टर डॉट b कैप। तो वेक्टर a का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b ये होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और अगर डायरेक्शन इंक्लूड करनी है तो आप इसको भी b कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। हाँ जी बेटा, क्विकली डिस्कस करते हैं साथ में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, a क्रॉस b का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो देखिए बेटा, मैंने आपके सामने यहाँ डायग्राम में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। इस पैरेललोग्राम की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, a वेक्टर और b वेक्टर। a वेक्टर एंड b वेक्टर रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब बेटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, ए बी साइन थीटा, ओके। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाइड बाय b साइन थीटा। अब डायग्राम में देखिए, अगर a और b के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये साइड, ये जो वर्टिकल साइड है, ये जो ऑल्टीट्यूड है, ये b साइन थीटा होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज दिस साइड अपॉन b इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइड किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा, फाइन। और पैरेललोग्राम के केस में बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज एरिया, या ऐसा कहिए वन ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय separation between two parallel sides is always the area, so it is equal to area of parallelogram, बिल्कुल simple। so magnitude of the cross product of two vectors is equal to the area of the parallelogram formed by two vectors as its adjacent sides, this is the geometrical meaning of this। या हम ऐसा कह सकते हैं, हम जानते हैं अगर कोई भी डायगोनल हम ड्रॉ करें, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है ऑफ इक्वल एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, या ऐसा कहें पैरेललोग्राम का एरिया इसके डबल होगा किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया के, राइट। तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय गिवन वेक्टर्स एज इट्स एडजेसेंट साइड्स। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर आपको दोनों डायगोनल्स गिवन हैं तो साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिए, अगर d1 d2 दोनों डायगोनल वेक्टर्स हैं, देन एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। दोनों डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ मैं पैरेललोग्राम के एरिया की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो लास्ट स्टेप में एरिया है ना, ठीक है। पहले यहाँ पैरेललोग्राम के एरिया की टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन किया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिर ट्राइंगल के एरिया का डबल होगा a क्रॉस b का मॉड। और अब यहाँ पे एक चीज़ और, कभी कभी डायगोनल्स गिवन हो सकती हैं आपको, तो अगर डायगोनल्स गिवन होंगी तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 इज द हाफ ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।